नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं आधुनिक भारत इतिहास। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, पीडीएफ जो आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ में आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में मैं बताने वाला हूं। अगर आप पढ़ाई में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें टॉपिक बाई टॉपिक आपको सब्जेक्टिव के रूप में भी और ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपको समझाया जाएगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें एक घटना चक्र का पीडीएफ है। इसमें आपको सारी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगी जो पीसीएस अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप डेली देखना वीडियो पसंद करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी नए इस यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। मेरे आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आप भी सीखें और आपके साथ मैं भी सीखूं। बस मेरा इतना ही मकसद है। मेरा कोई मकसद नहीं है बिजनेस करने का। मैं सिर्फ आपसे याद करने के बीच में डिस्कशन हो जाती है, इसी बीच में आपको भी याद हो जाएगी, हमें भी याद हो जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा आज का फर्स्ट वीडियो में है आधुनिक भारत इतिहास, जो कि हर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का मेरा फर्स्ट टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो चलिए कुछ थ्योरी देखते हैं। इस थ्योरी के बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा, जो कि आप क्वेश्चन सवाल आप कमेंट बॉक्स में उसका जवाब बताइएगा, और नहीं बताइए कोई बात नहीं, सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री हमें भी कुछ आती है। हिस्ट्री बहुत से बच्चे होते हैं कि हिस्ट्री तो याद होता है, लेकिन हिस्ट्री का कोई डाटा है, कोई फैक्चुअल चीज़ याद नहीं होता है। तो चलिए इसी वीडियो में मैं शुरू करता हूँ। तो आज मेरा फर्स्ट है। तो चलिए यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में आज डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात सबसे पहले है कि वास्को डी गामा गुजराती एवं पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद के सहायता से भारत के पश्चिमी घाट स्थित पर आपको दिख रही है। अगर चलिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जो आपको पूरी कंटेंट आपको दिखिए। इसमें लिखा हुआ है कि वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट आपको याद रखना है। डेट कब आया था वास्को डी गामा? 20 मई 1498 को पहुंचा था। उसने पहुंचकर भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जो होता है, वो स्थानीय जो शासक थे जमोरिन, कालीकट के शासक पैतृक उपाधि थी। वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगाली एवं भारत के मध्य व्यापार क्षेत्र में एक नया युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिसमें अन्य पुर्तगाली को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 में फ्रांसीसी डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाल वायसराय गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों से परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल नीति का प्रतिपादन किया। अगर इसके बारे में जानते हैं दोस्तों तो कमेंट्स में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन में बार बार आता है, एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन। नीला जल का नीति प्रतिपादन किसने किया था? फ्रांसीसी डी अल्मीडा, जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय कह सकते हैं। अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क 1509 में आता है, पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इस भारत में पुर्तगीज शक्ति को वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? तो अल्बुकर्क को मानते हैं, जिसने 1509 में आदिल शाह बीजापुर के शासक और स्थानीय शासक थे यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिणी पूर्व एशिया का महत्वपूर्ण मंडी मलाक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हमरूज पर अधिकार कर लिया। जो मैं बोल रहा हूँ आपको साफ सुनाई दे रही है। इस हर कंटेंट अति महत्वपूर्ण है, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें। इसको जरूर मेरी आवाज़ों को अगर साफ जाती है तो जरूर इसको ध्यान से सुने। अगर नहीं है तो आप छोटा कॉपी में रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए, अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नुनो दो कुन्हा था, जो 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग के मूलतः इटली के निवासी था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वास्को डी गामा मूलतः कहाँ के निवासी था? तो इटली का था। तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित मंत्री यात्री कोलंबस ने अमेरिका की ब्रिटेन ने कैप्टन, ये सब जो खोजा है ना उसका बता रहा है दोस्तों। मूलतः इटली के निवासी थे। स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका को खोज किया। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड की
एबल तस्मान ने वान डीमेस लैंड वर्तमान में तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। ये दोस्तों याद रखिएगा, इसमें पूछ देता है कि ब्रिटेन की खोज किसने किया, तो कैप्टन कुक ने किया, और अमेरिका की खोज किसने किया, कोलंबस ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल द्वारा भारत में प्रथम दुर्ग, माने भारत में पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले दुर्ग किसने बनाया, तो यूरोपियों ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्ग का निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क इस समय भारत के गवर्नर पद पर आसीन नहीं था। जिस समय दुर्ग का भारत में बनवाया था उसमें गवर्नर के पद पर नहीं था। 1503 में कोचिंग में कराया गया। अजीम द्वीप एवं कन्नौर, वर्तमान में कन्नूर उसको बोला जाता है, वो पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा 1505 में कराया गया था। सॉरी दोस्तों, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। मध्यकाल के दौरान सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध बनाने वाले प्रथम पुर्तगाली ही थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पुर्तगीज आता है, फिर डच आता है, फिर अंग्रेज आता है, फिर डेनिश कंपनी जो डेनिश को बोलते हैं, फिर फ्रांसीसी, फिर आता है। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1458 में आया, अर्थात सबसे अंत में 1461 में आपस भी गया। क्या समझे दोस्तों, इसमें बताया कि भारत में सबसे पहले कौन आया, पुर्तगाली 1458 में आया जो वास्को डी गामा आया था, और सबसे लास्ट में 1961 में भारत से आपस गए। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर, चलिए थोड़ा ऊपर भी कर लेते हैं, जनरल मैनुअल एंटोनियो वास्को सिल्वा 1458 था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा के गवर्नर जनरल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाएगा कि भारत के स्वतंत्रता के समय गोवा के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको एकदम याद कर लेना है जोसे। थोड़ा देखिए नाम थोड़ा टेढ़ा रहता है, अगर कोई हिंदी में थोड़ा मिस्टेक होता है तो आप वीडियो जरूर देख रहे हैं, इसको आप अपने आप से सही कर लीजिएगा। इसको नाम है जोसे सिल्वेस्ट्रे फेरेइरा बोसा, कुछ अलग ढंग का नाम इन लोग का होता है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के माध्यम से अब PDF में देख लीजिएगा। नाम था। यूरोपीय शक्ति का सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट 1500 ईस्वी में स्थापित किया। 1498 में तो वास्को डी गामा आया था, लेकिन सब 1500 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कालीकट बंदरगाह पे अपना बनाया, किंतु उतने शीघ्र विनिष्ट हो जाने के उपरांत उसी वर्ष कोचिन में एक अन्य फैक्ट्री का स्थापना किया। सबसे पहले पूछेगा, देखिए क्वेश्चन में से इतना ही आता है, इसका जिक्र नहीं किया जाता है कि पुर्तगालियों ने पहला फैक्ट्री आपको अधिकतर बार यहीं मिलेगी, कोचिंग में ही मिलेगी, लेकिन वो पहले बनाया था, आपको कालीकट में बनाया था 1500 ईस्वी में, लेकिन उसको शीघ्र विनिष्ट हो जाने किसी कारण से हो गया था, इसलिए ज़्यादा किताबों में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, कोचिंग में ही जिक्र मिलता है। पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम दुर्ग कोचिन 1503 में, देखिए यहाँ दोस्तों देखिए है ना, 1503 में प्रथम बार, लेकिन फर्स्ट बार जो किया था उसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो चलिए इसको आप याद रखिएगा 1503 ही। तथा कन्नूर में 1505 में इस दूसरे दुर्ग का निर्माण कराया। पहला दुर्ग देखिए कोचिंग में 1503 में, और 1505 में कन्नूर में कराया। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव, बंगाल का 2 गांव है सतगांव और चटगांव, अपने फैक्ट्री स्थापित करने का अनुमति प्राप्त कर लिए। किससे प्राप्त की, बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से। पुर्तगालियों द्वारा हुगली में बंगाल की खाड़ी समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। किसने किया था, शाहजहां ने। उसकी विचार नीतियों के से शाहजहां ने सहमत नहीं थी, इसी कारण से पुर्तगाली जो बस्ती बसाई थी चटगांव और सतगांव में, उसको शाहजहां ने नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। ये भी ध्यान रखिएगा। कासिम बाजार के फैक्ट्री में प्रमुख जॉब चरनौक ने अंग्रेजी व्यापार के केंद्र के लिए हुगली स्थान पर सुनानुती तथा सुतनौती कलकत्ता में का स्थल है को चुना गया। कोचिंग 1814 इसमें ब्रिटिश उपनिवेश की तहत शामिल हुआ। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि कोलकाता को बसाने वाला सबसे पहले प्रमुख कौन था, पुर्तगाली कौन था, जॉब चरनौक था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 में हुआ, जब लंदन में कुछ साहसिक व्यापारी मर्चेंट एडवेंचर ने एक समूह का गठन कर 13,133 पाउंड की वचनबद्ध अभिदत्त पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए अभिप्रेत समुद्री अभियान हेतु आवेदन प्रस्ताव ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया।
हालांकि इन साहसिक व्यापारियों का मूल प्रस्ताव को प्रिंसी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी। यद्यपि अगले वर्ष पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के पूर्व सहमति से ईस्ट इंडिया अभियान हेतु जहाज के एक नए साजो सामान खरीदने आरंभ किए तथा अपनी पूंजी को बेहतर बढ़ाकर 78,373 पाउंड कर लिया। 1 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द इंडीज, इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? गवर्नर थॉमस स्मिथ हैं के नाम से तहत रॉयल चार्टर ऑफ द इनको कॉरपोरेशन प्रदान किया और इन प्रकार के ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप में गठन हुआ। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर ने लिवेंट कंपनी 1592 असल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासन में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम ये कहा जाता है में अस्थायी कारखाना स्थापित किया। चलिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं, कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों ने प्रथम अस्थायी कारखाना था। अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना जो बोलते हैं अस्थायी परमानेंट, उसको बोलते हैं, कहाँ हुआ था? सूरत में। डेट याद रखिएगा 1683 में। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित किया। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगाली स्वाली के स्थान पर हराया था। 1662 में इंग्लैंड सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने 1668 में 10 पाउंड में वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चार्ल्स ने 1688 में बम्बई के पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने के प्रयास किया। फलस्वरूप इसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ये भी डेट पूछता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1546 ईस्वी से 1548 ईस्वी के बीच में हुआ था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध के लिए, जो कि तत्कालीन कारण इसको नहीं माना जाता है। तत्कालीन कारण आपको आगे मैं बताऊंगा। तो जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, वो एक विश्वास मात था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेजी और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध आरंभ हुआ। ये ध्यान दीजिएगा, इसका तत्कालीन कारण था। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में हुआ था। अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया और युद्ध का तत्कालीन कारण माना जाता है इसको। फ्रांसीसी जहाज़ पर अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज़ पर अधिकार कर लिया। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है उसको हम तत्कालीन कारण मानते हैं, लेकिन सेकेंडरी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए भी अगर क्वेश्चन में जो होगा उसको पहले आप लगाइएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब नवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। किसने भेजा? कर्नाटक के नवाब नवरुद्दीन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना अडायर नदी पर स्थित सेंट थामो नामक स्थान पर नवाबों सेना को पराजित किया। कौन किया? फ्रांसीसी सेना ने। यूरोप के युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। इसको ही एक्सला-शापेल की संधि कहते हैं, ट्रीटी ऑफ द एक्सला-शापेल से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों का पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए जो भारत में जीतने के लिए अंग्रेजों मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कोबाल्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, जिसमें फ्रांसीसी को कैपेनेगी फ्रैंकाइज, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर हिंदी में कोई मिस्टेक होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। कोपेनेगी फ्रैंकाइज पुर ले कॉमर्स देश इंदेश ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही इसका खर्चा देता था। 1667 में फ्रैंकाइज कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल रवाना हुआ और अपने पहले
व्यापारिक कारखानों की स्थापना किया। मैकारा करकुंडा गोलकुंडा का सुताल सैनिक अधिकार पर प्राप्त कर 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित किया। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री का स्थापना मसूलीपट्टनम ने की थी। डचों की बंगाल में पहली फैक्ट्री पिपली में 1627 में स्थापित किया। इसके कुछ दिन बाद ही डच पिपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से नहीं चला। 1653 में शुरू हुआ, सही ढंग से शुरू हुआ, और जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी पहली कंपनी स्थापित किया, सॉरी तो पहली नहीं है, चिंसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन आ सकता है। क्या लिखा हुआ है? चिंसूरा के डच किले में गुस्तावुस फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यूरोपीय वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ये क्वेश्चन बार बार आता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी शासन काल में भारत अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। यूरोपीय कंपनी शक्ति का आगमन इस क्रम में है। याद कर लीजिए, पुर्तगीज आता है, डच आता है, अंग्रेज आता है, डेनिश आता है और फ्रांसीसी आता है। तो चलिए, थ्योरी तो हो गई, अब चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर, जो कि हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। और ये बहुत अति महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक का नाम है घटना चक्र। आप लोग सभी जानते हैं कि घटना चक्र का भी बुक है, और इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे। तो आप जो भी मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा उसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर मेरे से गलती होता है, अगर कुछ लगता है कि नहीं गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी देख के जाइएगा। जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, मैंने थ्योरी हम दोनों साथ में देखे हैं, उसी थ्योरी में से ये आपको देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सभी को पता होगा कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो सभी लोग को पता है 1498 में। इसका कुछ थ्योरी है, जो हम लोग थ्योरी तो देखे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, देखने का कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का एक अथी है। निम्न में से कौन सा नीला जल योजना, उसी को ब्लू वाटर नीति बोलते हैं, किसने शुरू किया था? तो आपको द अल्मीडा है। इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान देंगे। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था? तो कौन था आप सभी जानते हैं, पुर्तगाली था। देखिए कितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, यूपीपीसीएस, माने बैक टू बैक 90-93 माने क्वेश्चन डिमांडेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पर। तो चलिए, मैं चौथा नंबर क्वेश्चन शुरू करूंगा। वास्को डी गामा भारत कब आया? ये सभी को पता है 1498 में, लेकिन कोई बात नहीं, आपको वैसे रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसा कोई मत समझिए कि हल्का क्वेश्चन है, मैं तो इसको जानता हूँ तो क्यों देखना, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन बार बार देखने से याद होता है, जो कि एक बार आप कितने भी क्वेश्चन पर 10 मिनट आप देख लेंगे क्वेश्चन को, वो आप अगला दिन भुला जाइएगा। इसलिए हर क्वेश्चन को टाइम दीजिए, 10 दिन तक दीजिए, इससे जल्दी आपको याद होगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो आपको अल्मीडा याद रखिएगा। उपनिवेशक मैंने बिजनेस का प्रथम, व्यापार करने का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया? सभी को पता है, जमुरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसको कथन थोड़ा स्टेटमेंट वाइज है, इसको आपको देखना होगा। वास्को डी गामा 1498 में भारत की यात्रा के समय कालीकट का शासक जमुरीन था, एकदम सही है। प्रथम यात्रा में भारतीय वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक रहा, जो कि दोस्तों ये गलत है। 1 साल नहीं बल्कि 2-3 महीना या 2 महीना ऐसे रहा था। चलिए आगे मैं देखता हूँ। वास्को डी गामा पुनः 1501 में आया, क्या सही है? तो चलिए आपको वीडियो में आगे देखते हैं। देखिए, हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन नंबर डी है, मतलब बिल्कुल एक क्वेश्चन सही है। 1498 में आया था, जमुरी ने उसका स्वागत किया था। वास्को डी गामा 1 साल तक नहीं बल्कि 3 महीने तक, यहाँ जिक्र किया, 3 महीने तक भारत में रहा था। अब पुनः 1501 में नहीं 1502 में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 से समुद्री यात्री है, यानी देश है। तो आप सभी को पता होगा वास्को डी गामा थोड़ा ऊपर नीचे है। वास्को डी गामा कहाँ का? पुर्तगाल का था, पुर्तगाली था। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब है, आप यहाँ से आप देख सकते हैं, बी है। देखिए, इसमें पढ़ लीजिए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग से मूलतः इटली के निवासी था, और स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की तथा ब्रिटेन ने कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के एबल तस्मान वान डिमेसलैंड वर्तमान तस्मानिया बोलती जिसे न्यूजीलैंड के खोज की। इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप ये जितने भी देश का खोज किए हैं, खोजकर्ता का नाम है, किस देश को खोज किया है, वो सारी बताया हुआ है इसमें। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको आईएएस में पूछा हुआ था। क्वेश्चन का लेवल है ना, ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन आपको इतना आसान है तो क्या पूछेगा, लेकिन रियली में आईएएस प्री में 2000 में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसको मिलान करने वाली है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए मिलाते हैं। तो इसमें मिलाने क्वेश्चन नंबर बी होगा। तो कौन है? ए
एक के चौथा कौन है? हाँ, 1510 में गोवा को आदिल शाह से छीन लिया था। कौन? अल्बुकर्क। नूनो द कुन्हा पुर्तगाली था। तो कौन था? पुर्तगाली। नंदू कुन्हा पुर्तगाली हेडक्वार्टर कोचिंग से गोवा माने बदला गया। इसने ही नूनो द कुन्हा ने हेडक्वार्टर पुर्तगाल था, उसने कोचिंग से गोवा बदला जाना, ये सही है। और प्रेटो अल्वेज कब्राल, इसने क्या किया? इसने सितंबर 1500 में भारत आगमन। अल्मीडा आप जानते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। चलिए, तो ये क्वेश्चन का जवाब है आपको बी। अगर जिसको भी समझ में नहीं आया तो आप इसको देख लीजिएगा, इसमें सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट कंपनी की सफलता का राज क्या था? इसमें तीनों है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी था, कंपनी में सेना के पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार था। भारत सैनिकों को राष्ट्रीय भावना का भाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था उसके सेवा में लगा जाता था। तो इसमें उपयुक्त तीनों निम्नलिखित, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए 27 नंबर। सॉरी दोस्तों, हम लोग कहाँ बढ़ गए? यहाँ हम लोग का आना था 24 नंबर में, हम लोग पहुँच गए। सॉरी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आधुनिक कोचिंग भारत के स्वतंत्र तक डच उपनिवेश था, ये बिल्कुल गलत है। डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया और आधुनिक कोचिंग में अपने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये क्वेश्चन सही है, ये स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन यहाँ भी है, कोई देखने का जरूरत नहीं है, समय का बर्बादी है। चलिए 25 नंबर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासक द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर फैक्ट्री स्थापित किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सल्तनत गोवा से, हाँ ये सही है, ये सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई और जमीन का एक प्लॉट फैक्ट्री स्थापित किया, ये सही है। तो हमारा सॉरी दोस्तों, हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन का बी सही है, केवल 2 और 3। देखो मेरा यूट्यूब पर पहली बार है, अगर किसी तरह से लैंग्वेज में हमको त्रुटि आती है तो माफ़ करिएगा। मैं पहली एक सामने से किताब पढ़ना और एक वीडियो बनाकर किताब पढ़ना, दोनों में अंतर हो जाता है, इसलिए क्षमा चाहता हूं। अगर किसी तरह से गलती हो रही है तो मैं आगे सुधार कर लूँगा। लेकिन जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको पीडीएफ दिख रही होगी, और पीडीएफ से आप देख के याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं तो हम आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं और साथ साथ में डिस्कशन भी हो रही है, और उसके बाद हमें दिमाग में कुछ याद आ रही है। ठीक। 27 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत का व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो सबसे पहले आपको लीवेंट कंपनी को मिला था, ठीक ना। इसमें आप देखिए, थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। लीवेंट कंपनी में को 1552 में स्थल मार्ग से भारत व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, सबसे पहले उसी को मिला था। 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज कंपनी के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया। 1758 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का गठन किया गया तथा 1702 में ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा दोनों कंपनी को विलय कर दिया गया और आराम की गई। विलय करने की प्रक्रिया आरंभ की, जिसके तहत 1708 में दोनों कंपनी को मिलाकर एक नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कंपनी कर दिया, जो कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया के रूप में जानी जाती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? शासक, मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों उस समय अकबर था। इसको कुछ देखना चाहते हैं तो इसमें ब्रिटेन के कुछ व्यापारी ने पूर्व में देशों से व्यापार करने के आस में 1600 कंपनी का ये गठन किया, इसका ये फला नाम था। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। 1556 से 1605 में किस मुगल शासक लिखा हुआ है, किस मुगल शासक काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का सर्वप्रथम कारखाना खोला? जहांगीर के समय में। जहांगीर ने 1613 से अधिकार प्राप्त हुआ और उसने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से क्या फैक्ट्री खोली। 1611 में मछलीपट्टनम में खोली थी, लेकिन अस्थायी थी। अगर पूछेगा कि उसमें क्वेश्चन आपको देखना है कि अस्थायी पूछ रहा है कि अस्थायी पूछ रहा है, तो अस्थायी में आप देख लीजिए 1611 में, और स्थायी रूप में से 1613 में किसने दिया था अधिकार? ये दिया था आपको जहांगीर ने। 1613 में अंग्रेजी ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोला? सूरत में खोला पहली फैक्ट्री 1613 में अस्थायी रूप से। चलिए आगे देखते हैं कितना हो गया, 31 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगाल को सवाली के स्थान पर, सवाली एक जगह है उसमें हराया था? थॉमस बेस्ट को हराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित इसमें हो भी सकता है, देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ दिया हुआ है। सूरत में प्रथम है। चलिए, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1611 में जेम्स प्रथम का दूत के रूप में भारत आया। यह तुर्की भाषा का बहुत जानकार था। नहीं दोस्तों, 1611 में नहीं, 1608 में भारत आया था।
ये तुर्की भाषा का बहुत अच्छा जानकार, ये कथन सही है, 2 नंबर सही है। तो हम लोग का ये 33 नंबर का डी ऑप्शन सही है। चलिए इसको थोड़ा देखते हैं। विलियम हॉगिस जहांगीर के मैंने 1608 से 1611 में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया था। प्रथम अंग्रेजी राजदूत था 1608 में। 1608 में भारत आया था। इंग्लैंड का जेम्स प्रथम का दूत था। उसने तुर्की भाषा के ज्ञान था, वो तुर्की बहुत अच्छा से बोलता था। अतः कथन 2 सही है। चलिए आगे 34 नंबर देखते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना स्थित था? ये होगा भरूच में। इस चिपकोला इसमें कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 17वीं शताब्दी में पहली चतुर्थ निम्नलिखित में किस ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो भरूच में था। थोड़ा इसको देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाना स्थापित किया था। चलिए हो गया। हम देखते हैं 35 नंबर निम्नलिखित में से निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से किसने सूरत पर सर्वप्रथम अपना कारखाना खोला? सूरत में अंग्रेजों ने खोला था। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ यह कारखाना स्थापित करने का अनुमति मिला था? सूरत में मिला था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक दौर पर वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था? सूरत में था। प्रथम बार स्थायी कंपनी हुआ खोला तो आपको सूरत में ही मिलेगा। ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त हुआ? पुर्तगालियों से हुआ था, जो कैथरीन के शादी के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मिला था। समझे दोस्त? 10 पॉइंट वार्षिक ये सब थ्योरी में हम लोग देखे होंगे। चलिए 39 में किस बार प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो इसमें कोई डेट इसमें सही नहीं है, लेकिन 1798 में हुआ था। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। 1798 ईस्वी में प्रयागराज किले पर अंग्रेजों को सौंपा गया था। किसे? अवध के नवाब सदात अली खान द्वितीय से 1798 में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंपा गया था। 45 में क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत में निष्कासित कर दिया था? ये सब लोग जानते हैं। चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड। ये तो पता होगा, ये आपको थ्योरी में नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा पढ़ लीजिए। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई के पश्चिमी तट पर मुगलों बंदरगाहों पर घेरा तथा मलाका जाने वाले यात्री को बंदी बनाने का प्रयास किया था। इसके फलस्वरूप अंग्रेज को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया तथा मुगल शासक औरंगजेब के सामने विवश होना पड़ा तथा अंत में उसने माफ़ी मांगी। लेकिन निम्नलिखित में से अगर देखिए दोस्तों, अगर मेरा मुगल शासक था, अगर देखा जाए तो अगर वो लोग कार्यहीनता के कारण ही अंग्रेजों को इंडिया में आने के लिए चलिए छोड़ते हैं उस बातों को, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना उस पर। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? देखिए तत्कालीन कारण क्या था? ये था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था। कर्नाटक युद्ध में किन किन मत लड़ा गया? ये आपको अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन ए सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। प्रथम कर्नाटक का युद्ध, पेरिस की संधि। आपको प्रथम इसका संधि पूछ रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का संधि किस नाम से जाना जाता है? एक सापेल की संधि के नाम से जाना जाता है। फिर तो ये क्या हो गया? डी मतलब 4 होगा। चलिए तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि के साथ अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध इसका निर्णायक युद्ध नहीं माना जाता है। और फिर प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, ब्रिटिश की हार हुई थी उस समय प्रथम मैसूर युद्ध में। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित प्रथम द्वितीय युद्ध कर्नाटक का जो हुआ था वो आपको हुआ था द्वितीय 1749 में हुआ था, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है 1750, जो कि ये ऑप्शन गलत है। चलिए अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही है या नहीं है? अंबुर के युद्ध में संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी। इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसी सेना से मिलकर नवरुद्दीन का मुकाबला किया। ये सही है। इस युद्ध में नवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या सही नहीं है? तो सही ये नहीं है। 1552 में सही नहीं है। ऑप्शन ए 1552 नहीं बल्कि 1700 कितना पूछा? 1752 नहीं 1749 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पे स्थापित किया? कहाँ लगाया? फ्रांसीसी ने भी प्रथम सूरत में, अंग्रेजों ने ब्रिटिश कंपनी ने उसने भी सूरत में लगाया था। किसने लगाया था? या पढ़ लीजिए। लुई 14वीं मंत्री कोवल द्वारा 1664 फ्रेंच इंडिया कंपनी का स्थापना हुई, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी फैक्राइज पोल कॉमर्स की दी। या पढ़ लीजिए, बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्णय राज द्वारा
हुआ और राज्य ही इसका खर्चा देता था। और 1667 में फ्रैंकाइज कैरो नेतृत्व में एक अभियान दल भारत को रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपना पहली व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हुई किसके समय में? ये हम लोग अभी देखे हैं, लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। देखिए क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन का लेवल है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप ये मत समझिएगा कि कोई आसान क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है। क्वेश्चन जिसको आता है उसके लिए हल्का, जिसको नहीं आता है उसके लिए हार्ड है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रश्न को आप हल्का मत समझिएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना? फ्रांसीसी कंपनी कोबाल्ट को माना जाता है। लुई 14वें का मंत्री था कोबाल्ट, ये भी याद रखिएगा। 50 नंबर, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? ये आपको बीसी, चिंसूरा और हुगली पर डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। चलिए आगे देखते हैं 51 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपने फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1632 में। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ एरर है, एरर हम नहीं बता रहे हैं। चलिए आगे एरर मैं बताता हूँ क्या इसमें पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ से आकर्षित हो डचों ने 1615 में 1629 ईस्वी में मशवरा, यदि बंगाल में व्यापार का अवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ, तथा पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना 1632 में हुआ। से संबंधित स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी से स्पष्ट नहीं है, यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में बताया। ऐसा ये सब मेंस में लिखने लायक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 1632 को ही मानिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1638 में पटना में डच फैक्ट्री का स्थापना संबंधी प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि आर्थिक तंगी के कारण उसे बंद करना पड़ गया। वर्तमान में डच फैक्ट्री जो है पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। चलिए 52 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष? ये भी दोस्तों हम लोग पढ़े हैं 1632 में। ऑप्शन बी, निम्न डच कारखानों को उनमें उनकी स्थापना वर्ष से मिलान कीजिए। चलिए मिलाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। तो चलिए मिला लेते हैं। ये का हो जाएगा हम लोग का थर्ड, बिमलीपट्टम, ये आपको 1641 में। कराइल हो जाएगा 1645 में। कोचिंग में हो जाएगा, कोचिंग सभी जानते हैं, 1663 ईस्वी में। और फिर लास्ट में हम लोग देखें चिंसूरा एक ही है, तो 1653 ईस्वी में। ये आपको सही ढंग से मिलाया हुआ है, आप देख लीजिए। बिमलीपट्टम 1641 में, कराइल 1645 में, कोचिंग 1663 में, चिंसूरा 1653 में। बहुत बढ़िया बुक है। अगर आपको बुक परचेस करना है तो आप किसी भी स्टोर में जाकर परचेस कर सकते हैं। घटना चक्र का जितना भी सब सब्जेक्ट का आता है, इतिहास आता है, ज्योग्राफी आता है, साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है, सारा चीज़ आता है। सब जितने भी क्वेश्चन है पूछे गए एग्जाम में ही जो पूछा गया वही क्वेश्चन PYQ में दिया जाता है, और भी एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए 54 नंबर देखते हैं, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा, क्योंकि? चलिए ये था ऑप्शन, डुप्लेक्स सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारत में फंसे पसंद नहीं करते थे। जो देखा जाए 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बी ऑप्शन है, डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था बल्कि था। तो चलिए मेरा ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। इसमें फ्रांसीसी के पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोरी नौसेना के कारण हुआ। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस में जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ, इस सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था, और दूसरी ओर अंग्रेजों के पास शक्तिशाली सेना थी। इसी कारण से फ्रांसीसियों को हार हुई, मैंने पतन कर सकते हैं भारत से। 55 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न यूरोपीय शक्ति ने भारतीय व्यापार के समय से प्रवेश किया। ये पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। उसके बारे में हम लोग क्रमगत रूप में इसको सजाना है। तो 55 नंबर को देखते हैं, कौन आया था सबसे पहले? पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, फिर अंग्रेज आया था। मतलब 4 2 1 3। चलिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, हमको पढ़ाने का, वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है सिर्फ कि आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी रिपीट हो रही है, रिवाइज हो रही है। इतिहास रिवाइज का चीज़ है, जितने रिवाइज करिएगा उतने आपको डाटा आपको माइंड में आएगा। तो डाटा कोई चीज़ आता नहीं है, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इतिहास बार बार पढ़ें। क्या है पढ़ाई का मतलब है रिपीट। जितने बार रिवाइज करिएगा उतनी क्वालिटी आपको पढ़ाई में आएगी, एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। 56 नंबर देखते हैं, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कुछ को सही उत्तर चुनिए। आपको ऑप्शन पांडिचेरी पुर्तगीज, फ्रेंच गोवा, पुर्तगीज जो आज बीजापुर के आदिल साहब उनसे छीना था, गोवा को अधिकार किया था। ट्रांट के बार आपका हो गया सी का 1। सी का चौथा हो गया दोस्तों ट्रावेंकार डेनिस, सद्रास नहीं मद्रास है,
मद्रास ही आपको हो जाएगा 1। देख लीजिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो यहाँ देख सकते हैं पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेबार डेनिश, मद्रास डच। उस क्षेत्र को पहचान करें जहाँ से यूरोपीय कंपनी का सर्वोत्तम सोना प्राप्त होता था। तो सभी को जानते हैं बिहार में 1632 में ही आया था। 58 नंबर, अंग्रेजी शासनकाल में भारत में कौन सा क्षेत्र अफीम का उत्पादन था? बिहार था। भारत चीन इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य कारण क्या था? अफीम था। इसमें पढ़ लीजिए, इसमें कुछ फैक्चुअल डाटा दिया हुआ है। भारत चीन इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार अफीम चाय और कपड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में अफीम का उत्पादन किया तथा चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय चाहिए था, चीनी मिट्टी चाहिए थी, चीनी मिट्टी का बर्तन, रेशम की अधिक आवश्यकता थी। अतः विकल्पानुसार अफीम भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्र रूप से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में कौन है? फ्रांसीसी आया था। ये आपको 1608 में, इस फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आया आपको। 16वीं शताब्दी के रूप में राष्ट्रीय व्यापार के साथ समय व्यापार को उद्देश्य को भारत में आया था। इन यूरोपीय में सबसे पहले 1658 में पुर्तगीज आया, 1605 में डच आया, 1608 में अंग्रेज आया, 1667 में फ्रांसीसी आया, सबसे लास्ट में आया। निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किया? सभी जगह किया दोस्तों, डी है। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, मैंने ऑप्शन सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। कितना क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 65 तक ही है। चलिए इसको देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचार कीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व होता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुगल अंग्रेजों के समय के बारे में पूछ रहा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग होता था? नहीं, इस पहले ही हो गया था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती होती? हाँ, ये सही है, ये उसका ही दिन। देखिए ऑप्शन डी, अंग्रेजों का दिन था। नहीं, अंग्रेज का दिन तंबाकू और लाल मिर्च की खेती से नहीं, बल्कि चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें मृदा का स्वरूप, उपज के गुण के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेषासुरी के समय में हो गया था। भूमि उपजा जो लगा लेती थी, उपज के अनुसार होता है, जितना उपजता था उसी के अनुसार लगा लेती थी, उसी के बारे में बता रहा। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च का पुर्तगालियों का दिन था, बल्कि अंग्रेज का नहीं दोस्तों, इसको पुर्तगालियों का दिन था। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही हो गई थी, और अकबर में आयुध निर्माण कारखाने का तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपों तैयार की थी। इस प्रकार से अंग्रेजों की भारत में कोई भी दिन नहीं है। अंग्रेज का भारत में इस जो ऑप्शन में दिया गया है उसका कोई दिन नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर, ईस्ट इंडिया। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही कुछ असंगत है? तो मैकाले ने, टीवी मैकाले ने, मैकाले के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिक तथा इतिहासकार था। 1834 में 1838 तक भारत में सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ मेंबर रहा। प्रसिद्ध दंड संहिता ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार किया था। अंग्रेजी को भारत में सरकारी भाषा तथा शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय साहित्य, दर्शन, विज्ञान और भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका किसको जाता है? मैकाले को जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक संगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। चलिए हम लोग कितना नंबर 63 हो गया, तो चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर। एक सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में किन कथनों से सही है? प्रथम सही है, अंग्रेजों का पुनर्मत सही है, अंग्रेजों का मद्रास पुनः प्राप्ति हुई, इसलिए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। 65 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजी सफलता तथा फ्रांसीसियों को असफलता के कारण निम्नलिखित में से सही कौन है? चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। अंग्रेजों को बंगाल विजय के अपार धन और जनशक्ति, ये भी सही है। अंग्रेजों को बेहतर नौसेना ताकत, ये भी सही था। ऑप्शन नंबर सी, ए और 2 दोनों सही है। देखिए ईपी यारों में दिए हैं, यारों में पूछा गया 216 में क्वेश्चन है। तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। और मेरा पहला वीडियो था, अगर लगता होगा कि नहीं भाई थोड़ा लड़खड़ा रहा है बोलने में, जैसे ये सही बात है, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। किताब पढ़ना और वीडियो के साथ किताब पढ़ना एक अलग होता है, तो इसमें थोड़ा लड़खड़ाहट आ जाती है। और हिंदी में कोई ऐसा बात नहीं है, हिंदी में कोई वर्ड होता है यहाँ, अगर बोलने में अगर कोई त्रुटि आती है तो आप कंटेंट और पीडीएफ देख रहे हैं, उसमें आप समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं पहली बार फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मेरा पैसा नहीं है पढ़ाने का। मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ कि आपको भी समझ में आए, आपके साथ मेरा भी हो जाए। हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी तैयारी करते हैं। तो चलिए वीडियो को आज इतना ही ख़त्म करते हैं। और मेरा कल का टॉपिक होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज वीडियो खत्म करते हैं। और कोई भी नए स्टूडेंट है, कोचिंग नहीं जाते हैं, कहीं भी वीडियो घर पे देखना चाहते हैं, तो ये सब आसान तरीका है। हम भी किसी और का वीडियो पहले देखता था और मैं सोचा कि चलिए भाई
थोड़ा हम भी यूट्यूब पर आते हैं, लोगों को हम अपने बारे में बताते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं साथ में, और हमें भी कुछ ज़्यादा याद होगा। अकेले पढ़ने से, रूम में बैठ के अकेले पढ़ते हैं तो ज़्यादा उतना दिमाग में आता है अकेले पढ़ने से नहीं, जो कि ग्रुप डिस्कशन से ज़्यादा आपको, अगर किसी चीज़ के बारे में किसी व्यक्ति से, किसी जन से जिक्र करते हैं तो कंटेंट ज़्यादा याद होता है। तो मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।